नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अचानक पीहर पहुंची बेटी ने अपने माँ बाप को बदबूदार कमरे में बंद देखा तो बेटी ने भाई भाभी को सिखाया ऐसा सबक कि सबके होश ठिकाने आ गए। अपने पिता से बंटवारे में सुई तक का हिसाब करने के बाद उनको अकेला छोड़ दिया। तीन तीन बेटे होने के बाद भी रामेश्वर जी और उनकी पत्नी विमला जी को खुद ही खाना बनाना पड़ता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। तीन बेटे को देने के बाद भी इतना था कि दोनों पति पत्नी आराम से अपने जीवन को चला सके। कमी थी तो बस इतनी सी कि उनसे बोलने वाला कोई भी नहीं था। सुबह सुबह रामेश्वर जी और विमला जी मंदिर चले जाते। दोपहर में मंदिर के पट बंद होने को होते, तब घर वापस आते। 12 से 1 और 2 बजे तक विमला जी खाना पीना और चौका बर्तन निपटाती। 4 बजे तक आराम करती और फिर 4 से 7 तक मंदिर में जाकर बैठ जाती। रामेश्वर जी हमेशा विमला जी को कहते, भले ही तुम मुझसे एक दिन पहले मरना, पर तुम ही पहले मरना, क्योंकि यदि मैं पहले मर गया तो ये तुम्हारी औलादे तुम्हारी बहुत बुरी दशा कर देंगी। वो दोनों मंदिर में पूजा नहीं करते थे, बस एक दूसरे के घर गृहस्थी की बातें करते थे। उन 3 बेटे और उन 3 बेटों की 4 औलादें थी, पर रामेश्वर जी के लिए वो सब बेकार ही थे। एक दिन विमला जी रात को सोई तो फिर कभी उठ ना सकी। रामेश्वर जी ने बहुत आवाजें लगाई, तब तीनों बहू बेटी नीचे उतरी। रामेश्वर जी ने कहा, तुम लोगों की मां नहीं रही। बड़ी बहू बोली, पिताजी और कितना जिंदा रहती, 90 की तो हो गई थी। इस उम्र में भी ना जाती तो कब जाती वो। रामेश्वर जी ने बेटे बहुओं से कहा, अरे तो रो तो लो तुम लोग, भरा पूरा परिवार है, पर तुम लोगों में से किसी की आंखों में एक आंसू नहीं है। बीच वाली बहू बोली, पिताजी रोना नहीं आ रहा तो कहां से रो ले, हमसे जबरदस्ती ना रोया जाएगा। रामेश्वर जी ने कहा, 4 लोग इकट्ठा होंगे, अभी तो लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा परिवार पर मां को रोने वाला एक भी नहीं है। रामेश्वर जी ही दुखी होकर खूब रोए। उनके रोने पर पोते पोतियां सहित बहू बेटों ने उनकी खूब खिल्ली उड़ाई। 13वीं में रामेश्वर जी ने खूब ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब दान भी दिया, पर तीनों बेटों ने एक पैसा भी ना खर्च किया। सबसे छोटी बहू बोली, पिताजी सब माँ जी पर ही लुटा दोगे या कुछ अपने मरने के बाद का इंतजाम करके रखोगे। हम लोगों पर इतना ना है कि आपके मरने पर लुटा सके। रामेश्वर जी कुछ ना बोले और चुपचाप सुनते रहे। 3 दिन भी नहीं बीते थे कि रामेश्वर जी भी न रहे। 3 दिन अपने कमरे में मरे पड़े रहे, पर किसी को पता ही नहीं चला। पता भी भला कैसे पड़ता, कोई उनके कमरे में जाता ही नहीं था। विमला जी के मरने के बाद रामेश्वर जी किसी ने 1 गिलास पानी तक भी नहीं पूछा था। मंदिर के पंडित एक दिन दोपहर में घर आए और बड़ी बहू से पूछा, बड़ी बहू, बाबूजी 4 दिन से मंदिर नहीं आ रहे, उनकी तबीयत तो ठीक है ना। बड़ी बहू ने उनका कमरा खोला तो बहुत तेज बदबू आई। तब पंडित जी ने कहा, लगता है इनको वरे 3-4 दिन हो गए हैं। पूरे शहर में पंडित ने ढिंडोरा पीट दिया कि रामेश्वर जी 3 दिन से मरे पड़े रहे, पर बेटे बहू ने देखा तक नहीं। रामेश्वर जी शरीर से भारी थे, दूसरा उनके कमरे से बहुत बास आ रही थी। तीनों संतानों में से कोई भी उनके कमरे में जाने को तैयार ही नहीं था। सभी परिवार के लोग अपना अपना मुंह रुमाल से ढककर खड़े थे। बड़े पोते ने कहा, यार दादाजी 3 दिन से मरे पड़े हो, क्या बता नहीं सकते थे कि मरने जा रहा हूं। तभी सड़क पर नगर पालिका का जमादार बीच वाले लड़के को दिख गया। उसने उससे कहा, राजू जरा बाबूजी को कुर्सी सहित बाहर घसीट कर ले आओ। राजू ने कहा, साहब बहुत बास आ रही है कमरे से, मैं 1000 रुपये लूंगा। 1000 का नाम सुनते ही तीनों लड़के मुंह बना बनाकर
अलग हट गए। तभी समाज के लोगों ने घर के बाहर भीड़ लगाना शुरू कर दिया था। रामेश्वर जी का बड़ा नाम था शहर में, बड़े आदमी जो थे, इसलिए पूरे शहर ही कुछ देर में उमड़ पड़ा। बाहर की हलचल देखकर घर वालों ने सोचा, अब तो बदनामी हो जाएगी अगर एक भी बाहर का आदमी अंदर आ गया। बड़े पोते ने जुगाड़ लगाया और एक बड़ी रस्सी का फंदा बनाकर रामेश्वर जी की कुर्सी में फंसा दिया। उस फंदे ने कुर्सी के साथ साथ रामेश्वर जी के शरीर को भी जकड़ लिया था। अब आसानी से तीनों लड़के और रामेश्वर जी के पोते उस कुर्सी को घसीटते हुए बाहर खुले आंगन में ले आए। इसी बीच रामेश्वर जी की तीनों बहुएं रूम फ्रेशनर लेकर कमरे में घुसकर छिड़काव करने लगी। उसी के साथ साथ विमला जी की अलमारी भी खोल दी और तीनों ने मिलकर लूट कचोट चालू कर दी। विमला जी के जेवर का डिब्बा भारी भरकम का था। सातों में 4.5 लाख नगद की भी निकल आए। तीनों लोग धक्का मुक्की कर ही रहे थे कि बाहर खड़े लड़के अपनी अपनी पत्नी से कहा, धक्का मारकर सारा सामान अपने कब्जे में कर लो। धक्का मारने में जेवर और 4.5 लाख जमीन पर गिर गए। जमीन पर जगह जगह रामेश्वर जी ने मलमूत्र त्याग रखा था। शायद वो कमजोरी की वजह से बाथरूम तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। नोटों में मल लग जाने के बाद भी उन तीनों औरतों ने छीना झपटी बंद नहीं की थी। जिसके हिस्से जो आया बटोर लिया। आंगन में रामेश्वर जी को कुर्सी से नीचे पटक दिया गया। फिर बॉडी पर परफ्यूम का छिड़काव चारों तरफ करके पूरा परिवार चारों तरफ से उनको घेर कर बैठ गया। बाहर तक आवाज चली जाए इसलिए तीनों औरतें घूंघट की आड़ में चीखने लगी, अरे पिताजी, कुछ दिन तो सेवा करा लेते बहुओं से, इतनी भी क्या जल्दी थी। अभी तो माँ जी को 1 महीना भी नहीं हुआ। पिताजी, अरे पिताजी, अभी तो माँ जी ठीक से पहुंची भी नहीं पाई होंगी, अभी तो रास्ते में ही होंगी और आप भी चले गए। बड़े पोते ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? कम से कम सोचिए तो, आप क्या बोल रही हैं? बड़ी बहू ने अपना घूंघट उठाकर लड़के की तरफ देखकर बोला, चुप कर कमीने, पहले जाकर गेट तो खोल। लड़के ने गेट खोला तो बाहर के सभी लोग आंगन में आ गए। सबको अंदर तक आता देख पूरा परिवार घड़ियाली आंसू बहाने लगा। अंतिम संस्कार में होने वाले खर्च में बड़ी मुश्किल से तीनों ने अपना धन खर्च किया। पैरवी में भी सिर्फ लकीर पीटी गई। अब तीनों परिवार अपने अपने कार्य में लग गए। पिता द्वारा दिया गया व्यापार बड़ी जोर शोर से निकल पड़ा था। बड़े लड़के ने अपने तीनों बेटे और एक बेटी की शादी बड़े बड़े खानदानों में कर दी थी। रामेश्वर जी के 2 छोटे बेटे विदेशों में अपने बच्चों के साथ रहने लगे थे। वो कभी कभी भारत आते तो बड़े भाई के यहाँ ना रुककर होटलों में रुकते थे। आपसी मतभेद था, पर दिलों में समाज को दिखाने के लिए सब एक थे। अब तो छोटे भाइयों ने आना जाना भी बंद कर दिया था। जब तक बच्चों की शादी ब्याह होता रहा तब तक आना जाना बना हुआ था। रामेश्वर जी का बड़ा बेटा बहू भी अपनी उम्र के 60 वर्ष पर पूरे कर चुके थे। तीनों लड़कों ने पिता का बिजनेस संभाल रखा था। रामेश्वर जी का बड़ा बेटा राजीव अब बीमार रहने लगा तो बेटे आपस में झगड़ा करने लगे तो राजीव ने तीनों का बंटवारा कर दिया। कुछ धन अपने पास रखा कि कभी कभी बेटी आती है तो उसको देने के लिए लड़कों से ना मांगना पड़े। राजीव का बहुत बड़ा घर था, उसी में तीनों बेटे और खुद पति पत्नी रहते थे। घर अभी भी राजीव के नाम ही था। दोनों छोटे भाइयों को पैसा देकर घर अपने नाम कर लिया था। किसी बात को लेकर राजीव के तीनों बेटों ने अपनी अपनी रसोई अलग कर ली। शुरू में राजीव और उसकी पत्नी छोटे बेटे के साथ भोजन करते थे। एक दिन छोटी बहू ने ऐसा ताना मारा कि राजीव
और उसकी पत्नी को बीच वाले लड़के के यहाँ भोजन करना पड़ा, लेकिन वहां भी अधिक दिन उनकी खातिर नहीं हो पाई। अब बड़े का यही सहारा बचा था, तो वो दोनों बड़े लड़के के साथ रहने लगे। चलने फिरने में जब राजीव और उसकी पत्नी असमर्थ हो गए, तो उनका भोजन उसी कमरे में आने लगा जिसमें कभी रामेश्वर जी रहा करते थे। कुछ दिन तक तो बहू भोजन देने नीचे आती थी, बाद में ये काम नौकर करने लगा। जब नौकर गांव चला जाता, तब राजीव और उसकी पत्नी को बहुत कष्ट होता था। बहू खुद कभी भी खाना देने नहीं जाती थी, बल्कि घर में एक पालतू कुत्ता था। कुत्ता काफी समझदार था। बहू उसके गले में टिफिन टांग देती, तो वो कुत्ता राजीव के कमरे में टिफिन पहुंचा देता। जब तक वो लोग भोजन नहीं कर लेते, तब तक कुत्ता वहीं बैठा रहता। झूठा टिफिन जब तक राजीव की पत्नी कुत्ते के गले में नहीं टांगती, तब तक वो एकटक उनको देखता रहता। राजीव और उसकी पत्नी ने जब बेटे को बताया कि कुत्ता हम लोगों का भोजन लेकर आता है और बहू हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, तो बेटा गुस्से से बोला, मम्मी जुबान को कंट्रोल में रखकर बात किया करिए। वो कुत्ता नहीं है, मेरे बेटे जैसा है। हम दोनों के कोई बच्चा नहीं है, तभी तो हम उसे बेटा जैसा मानते हैं। आज के बाद कभी भी उसको कुत्ता नहीं कह रहा। थोड़े दिन में हम लोग उसके लिए उस जैसी ही कुतिया लाएंगे और उसका विवाह करेंगे। इसलिए वो कुत्ता नहीं, अपना पोता समझिए उसे, और अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कुत्ता नहीं, आपका पोता आपकी सेवा कर रहा है। इतना हड़काने के बाद वो ऊपर चला गया। राजीव की पत्नी ने दोनों हाथों से माथा पीटते हुए कहा, करम फूट के हमारे, अब यही दिन देखने को रह गए थे कि कुत्ते को पोता समझे। राजीव ने अपने बेटे बहू के बारे में जो अपनी बेटी को फोन करके बताया, तो वो बहुत दुखी हुई। पर बेटी की मजबूरी ये थी कि वो स्वयं एक संयुक्त परिवार की बहू थी, इसलिए माता पिता को अपने साथ नहीं रख सकती थी। लेकिन वो अपने माता पिता से अक्सर मिलने आ जाया करती थी। आज रविवार था, तो बेटी और दामाद दोनों ही राजीव से मिलने आ गए थे। जैसे ही वो कमरे में घुसी, तो उसको अजीब सी गंध आई। पापा जी, ये कैसी बदबू आ रही है आपके कमरे से? बेटी, कुत्ते ने 3 दिन से टट्टी कर रखी है, पर तेरे भाई भाभी ध्यान ही नहीं देते। तेरी माँ ना जाने कितनी बार कह चुकी है, पर ये लोग सुनते ही नहीं है। मैं जरा भी खड़ा होता हूं तो चक्कर आते हैं। तेरी माँ की सांस फूलती है, इसलिए ये भी नहीं ऊपर नीचे नहीं जा सकती ना। तभी गले में टिफिन लटकाए कुत्ता कमरे में आया। राजीव ने उसके गले से टिफिन निकालकर एक तरफ रख दिया। कुत्ता राजीव की बेटी मीरा के पास आ गया। तब तक दुम हिलाकर मीरा का स्वागत करता रहा, जब तक मीरा ने उसके सर पर हाथ रखकर उसको सहला ना दिया। राजीव ने बताया, बस इसी तरह रोज हम लोगों का खाना आता है। अब जब तक हम लोग खाना नहीं खा लेते, टिफिन इसके गले में नहीं डाल देते, तब तक ये यही बैठा रहेगा। बेटी का कलेजा बैठ गया सुनकर। दिल भी खूब रोया, पर आंखों के आंसुओं को बेटी इसलिए पी गई कि माता पिता को तकलीफ होगी। मीरा ने कुत्ते से कहा, जा भाभी को बुला कर ला। मीरा की बात सुनकर वो सरपट ऊपर भागा और थोड़ी ही देर में अपनी मालकिन का दुपट्टा मुंह में दबाकर मालकिन को घसीटता हुआ राजीव के कमरे में ले आया। अपनी ननद को अचानक देखकर उसके होश उड़ गए। खिसियाते हुए बोली, अरे दीदी, आप कब आई? और ननद के पैर छूने लगी। बस करो भाभी, कि झूठा दिखावा ना करो तो ही बेहतर होगा। मीरा ने अपनी भाभी को हल्काते हुए कहा, क्या तुम्हारे मायके बीवी तुम्हारे माता पिता को कुत्ते ही खाना पहुंचाते हैं? थोड़ी बहुत तुम्हें शर्म है या बेचकर खा गई हो सारी शर्म? इस कमरे में डॉगी की पोटी की कितनी बदबू आ रही है। जरा बैठकर देखो 5 मिनट इस कमरे में। तुम अपने सास ससुर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो भाभी? यकीन नहीं होता मुझे। तुम अच्छे परिवार की लड़की हो,
भगवान ना करे कल को तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारी भाभी ऐसा करे जैसा तुम कर रही हो, तो तुम्हें कैसा फील होगा। वो अपनी ननद की बातों को बहुत देर तक बर्दाश्त करती रही। जब उसे लगा कि अब तो पानी सर के ऊपर आ रहा है, तो कमरा छोड़कर भागने लगी। तभी कुत्ते ने उसके कुर्ते को अपने मुंह में दबाकर रोक लिया। ऐसा लग रहा था मानो वो मीरा से कह रहा हो कि इसको और 4 बातें सुनाओ, लेकिन वो अपना कुर्ता छुड़ाकर वहां से चली ही गई। अपने पति को 3 की तरह 13 लगाकर बहन के खिलाफ भड़का दिया। बहन भाई में काफी बहस हुई, पर नतीजा ये हुआ कि भाई ने धक्का मारकर बहन को घर से निकाल दिया। राजीव ने अपने पास की जितनी भी जमा पूंजी थी सब कुछ बेटी को देकर ये कहा कि अपने ससुराल के नजदीक कोई किराए का मकान देख ले, हम लोग वहीं रह लेंगे। ये सब देख सुनकर राजीव का बेटा बोला, अभी के अभी निकले यहां से। राजीव ने कहा, मैं नहीं, तू निकल अभी के अभी मेरे घर से। ये घर आज भी मेरा ही है। जो मेरी और मेरी पत्नी की देखरेख करेगा ये घर भी उसी का होगा। इतना शोर सुनकर राजीव के दोनों छोटे बेटे भी आ गए। सबसे छोटा बेटा बोला, वाह पापा जी वाह, आपने तो दादा दादी की सेवा करके उन्हें निहाल कर दिया था। बेचारों की अर्थी तक उठाने में चंदा किया था तुम तीनों भाइयों ने, और हम लोगों से उम्मीद करते हो कि हम लोग आपकी सेवा करें। इतना जलील होने के बाद मीरा ने सारा जेवर और पैसा पिता के ऊपर फेंक दिया। सारा जेवर और पैसा जमीन पर बिखरा देख, जो कि कुत्ते की पोटी में भी मिल गया था। राजीव की तीनों बहुएं और बेटे उस पैसे और जेवर पर टूट पड़े। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों में खूब घमासान हुआ। कुत्ते की पोटी सबके कपड़ों और मुंह पर लगी थी। तीनों भाई और उनकी पत्नियां एक दूसरे से कह रहे थे, धक्का मार धक्का, धक्का मार। कुत्ते ने भौंक भौंक कर आफत कर दी। मीरा रोते हुए वापस अपने ससुराल चली गई। इसको जो रुपया जेवर मिला बटोर लिया, पर सबके मुंह पर कुत्ते की टट्टी लगी थी और नाखूनों के खरोंच के निशान सबके चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। अब तक कुत्ता जो टिफिन दे जाता था अब वो भी बंद हो गया। राजीव और उसकी पत्नी कई कई दिन भूखे रहने लगे। पानी पीकर दोनों जिंदा थे। बूढ़े शरीर कब तक पानी पीकर जिंदा रहते। एक दिन राजीव की पत्नी ने प्राण त्याग दिए। जब लड़कों ने अपने पिता के रोने की आवाज सुनी तो सबके सब नीचे आ गए। राजीव अपनी पत्नी को पकड़कर खूब रो रहा था, पर बेटे और बहुओं के चेहरे पर कोई शिकन ना थी। राजीव रोते रोते बोला, अरे कोई तो मेरी बेटी मीरा को फोन कर दो, कम से कम वो तो अपनी माँ को रो लेगी। तुम लोग तो निर्दयी हो। बड़ी बहू बोली, आपको भी दादाजी ने कहा था तुम लोगों की माँ मरी है तो रो लो। आप कितना रोए थे, हम लोगों से छिपा नहीं है ये सब। तीनों बेटों ने मिलकर अपने पिता को कमरे में बंद कर दिया। माँ के अंतिम संस्कार के लिए तीनों मुकर गए। बीच वाली बहू ने एक चिट्ठी लिखी, मैं राजीव की पत्नी रेखा मरणोपरांत अपने शरीर को दान करना चाहती हूँ। मेरा जिला अस्पताल प्रशासन से निवेदन है कि मेरा मृत शरीर किसी भी घर वाले को अंतिम संस्कार के लिए ना दिया जाए। रेखा देवी का पत्र पढ़कर सब खुश हो गए। सब उसको शाबाशी दे रहे थे, वाह मंजली वाह, कमाल कर दिया, 10-20 हजार बचा लिए तूने तो। राजीव अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार भी ना कर पाया। बेटे बहुओं ने अंतिम संस्कार में होने वाले खर्चों को बचाने के चक्कर में अपनी मां के मृत शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। मीरा को खबर भी नहीं थी। राजीव रोता रह गया कि उसकी बेटी मीरा को बुला दो, पर लड़कों ने एक ना सुनी। 10 दिन के बाद जब बेटी को पता चला कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो छटपटाकर रह गई। राजीव को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने अपने माता पिता के साथ जो किया था ये उसी का नतीजा है। राजीव अब एकदम अकेला पड़ गया। पत्नी के मरने के बाद वो और ज्यादा बीमार रहने लगा।
बेटे बहुओं को जब फुर्सत मिलती एक कटोरी में सुबह शाम की बची रोटियों को एक कटोरी में तोड़कर उस पर दाल डालकर राजीव के कमरे की चौखट पर खिसका देती। राजीव खिसक खिसक कर चौखट के पास जाता और बासी दाल रोटी खाकर अपनी भूख मिटाता। कल तक शहर का सेठ कहलाने वाला राजीव की दशा भिखारियों जैसी हो गई थी। शरीर पर गंदे कपड़े, बड़े हुए सफेद बाल और दाढ़ी, बड़े बड़े नाखून और नाखूनों में भरी गंदगी। ना जाने वो कितने दिनों से नहीं नहाया था। राजीव अगर अपने को शीशे में देखता तो शायद पहचान भी न पाता था। एक सुबह सुबह दिन मीरा आ गई और उसने अपने तीनों भाइयों से कहा, पापा को मैं साथ लेकर जा रही हूं, लेकिन ले जाने से पहले पूरे शहर के लोगों को इकट्ठा करके उनको बताना चाहती हूं कि जिस पिता की जायदाद पर 3-3 बेटे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, उन्हीं के पिता उन्हीं के घर में एक भिखारी से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। बल्कि इसे जीना नहीं कहते, वो तो घुट घुट के मर रहा है। समाज को पता तो चले कि शहर के रईस बाप के रईस बेटे अपने बाप को कितने सुख चैन से रखे हुए हैं। मीरा की खरी कोठी सुनकर तीनों लड़कों की हालत खराब हो गई। मीरा और उसके पति ने मिलकर राजीव को स्नान कराया, उसके कमरे की साफ सफाई की और मीरा के भाइयों को आग्रह किया कि या तो पापा आज से ऊपर तुम लोगों के साथ रहेंगे या तो मैं साथ में लेकर जाऊंगी। अगर मैं लेकर गई तो शहर को बताकर जाऊंगी, जैसा कि अभी मैं तुम लोगों को बता चुकी हूं। तुम तीनों भाई अपनी अपनी बीवियों के साथ सलाह कर लो। मैं आज शाम तक पापा के साथ ही हूं। तुम सब शाम तक सलाह करके मुझे बता दो। बहन के द्वारा दी गई चेतावनी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सभी लोग बहन के पास जाकर बोली, बहन, पापा हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोग ही पापा की देखरेख करेंगे। ये कहते हुए बड़े लड़के ने राजीव को उठाया और सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगा। लड़की और दामाद उसी शाम चले गए। 3 दिन राजीव के ठीक से गुजर गए। चौथे दिन सभी के प्लान के हिसाब से राजीव को बरेली के पागल खाने में छोड़ने जाना था। शहर के बड़े डॉक्टर से बड़े बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मम्मी के जाने के बाद पापा कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। पूरे घर में उपद्रव कर रहे हैं। सामान फेंकना, कपड़ों में ही गंदगी करना, और तो और रात उठ जाते हैं और किचन की गैस जला देते हैं और पूरी रात उसके सामने बैठे रहते हैं। कभी कभी पूरी रात साबुन से हाथ धोते रहते हैं। इतना ही नहीं, घर में डॉग है, उसकी पे डिग्री खा लेते हैं। ये सब क्या है डॉक्टर साहब? मेरे पापा जी को क्या हो गया है? ये कहते कहते वो घड़ियाली आंसू बहाने लगे। डॉक्टर रस्तोगी राजीव के पारिवारिक डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि चलो मैं देख लेता हूँ। लड़का बोला, नहीं डॉक्टर साहब, आप रहने दीजिए। आज सुबह से घर में 2 लोगों का सर फोड़ चुके हैं। आज सुबह मेरी मिसेस को सीढ़ियों से धक्का मार मार के नीचे गिरा दिया उन्होंने। गनीमत रही कि उसने अपने आप को संभाल लिया। इतनी बुरी हालत है और तुम मुझे अब बता रहे हो? डॉक्टर रस्तोगी ने उससे कहा, अब तुम इनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में दिखा दो, मैं रेफर कर देता हूं उन्हें। तुम इनको बरेली ले जाओ। लड़के को यही तो चाहिए था। नहीं डॉक्टर साहब, मैं पापा जी को वहां नहीं भेज सकता। वो कोई पागल थोड़ी है। फिर यहाँ के लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने पिता को पागल खाने भेज दिया। तुम्हें लोगों की परवाह है पर पिता की नहीं। जिस हिसाब से तुम राजीव की हालत बता रहे हो ना, उस हिसाब से तो राजीव पूरी तरह पागल हो चुका है। तुम लोगों की परवाह छोड़ो, उसको आज ही लेकर जाओ। लड़के के चेहरे पर जो चमक थी वो किसी विजेता से कम नहीं थी। हो भी क्यों ना, डॉक्टर रस्तोगी ने बातों का गोल्ड मेडल जो दे दिया था, सभी लोग बहुत खुश हो गए। आज रात को ही राजीव को बरेली के पागल खाने ले जाने के लिए तीनों बेटे और बड़ी बहू गाड़ी में राजीव के साथ बैठ गए। रास्ते भर राजीव
अपने बेटे से अच्छी अच्छी बातें करते हुए जा रहा था। लड़कों ने उसे बताया कि वो उसको दिल्ली इलाज के लिए ले जा रहे हैं, पर जैसे ही बरेली आया वैसे ही बहू बोली, ना, दिल्ली ना, मुंबई। आपको बरेली के पागल खाने में भर्ती कराने ले जा रहे हैं। बहू अति करते हैं ना आप, इसलिए। पागल खाने का नाम सुनते ही राजीव चिल्लाने लगा, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। जैसे कि हर पागल कहता है कि मैं पागल नहीं हूं, पर उसकी कोई नहीं सुनता। राजीव पूरी तरह गाड़ी में छटपटा करता रहा, पर जवान लड़कों के मजबूत हाथों ने बुरे शरीर को बिना ताकत लगाए ही रोक रखा था। गाड़ी पागल खाने के प्रांगण में आके खड़ी थी। राजीव तेज तेज चिल्ला रहा था। बड़ा बेटा रिसेप्शन पर गया और डॉक्टर रस्तोगी का पर्चा दिखाते हुए एडमिशन फीस देकर आगे डॉक्टर के रूम में गया। थोड़ी देर में 3-4 बार बॉय ने राजीव को दबोच लिया। राजीव रोता रहा, छटपटाता रहा, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। राजीव को रोता बिलखता छोड़ पूरा परिवार वापस अपने घर आ गया। पूरे शहर वालों से, बिरादरी से और रिश्तेदारों से यही कहा गया कि पापा बहन के यहाँ गए हैं और वहीं रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। राजीव को अपने किए की सजा मिल रही थी, जैसा उसने अपने माता पिता के साथ किया था। उससे भी कहीं ज्यादा उसको भुगतना पड़ रहा था। वो पागल ना थे भी पागल खाने में बंद था। एक दिन कोई अपने मरीज से मिलने आया तो राजीव ने उसको अपनी बेटी का फोन नंबर देकर प्रार्थना की कि इस नंबर पर फोन लगाकर मेरी बेटी से बात करा दो। मैं पागल नहीं हूं, पर मेरे बेटे बहू मुझे यहाँ पागल करा करके भर्ती करा गए हैं। बस एक बार आप मेरी बेटी से बात करा दीजिए। बेटी की आवाज सुनते ही राजीव फपक पड़ा। राजीव ने सारी बातें बता दी। बेटी से पिता की पीड़ा बर्दाश्त ना हुई और वो उसी समय अपने पति के साथ बरेली के लिए निकल गई। दूसरे दिन जब वो अपने पिता को अपने घर ले आई तो राजीव ने वकील बुलाकर अपनी कोठी अपनी बेटी के नाम कर दी और साथ ही जीते जी अपने शरीर भी मेडिकल कॉलेज में दान कर दिया। एनाटॉमी विभाग सारी प्रक्रिया की गई। गवाह के तौर पर बेटी और दामाद ने हस्ताक्षर कर दिए। लड़की ने भाई को लताड़ लगाते हुए कोठी को खाली करने का आदेश दिया। साथ में ये भी कहा कि पापा अपने तीनों लड़कों को अपनी कोठी और अपने जायदाद से बेदखल करके अपनी बेटी के नाम करते हैं। अब तुम लोगों के पास बहुत कम समय है, मेरी कोठी को 3 दिन के अंदर खाली कर दो। ये नोटिस तैयार हो गया है। पापा जी मेरे साथ है, जिनको तुम पागल बनाकर बरेली छोड़कर आए थे, वो एकदम स्वस्थ हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पापा हमेशा स्वस्थ ही रहें। पापा जी की लंबी उम्र हो। वो जब तक इस दुनिया में हैं तब तक मेरे साथ ही रहेंगे। और मुझे पापा की उस कोठी का भी लालच नहीं है, क्योंकि पापा चाहते हैं कि वहां एक बड़ा धर्मशाला बने। इसलिए 3 दिन में कोठी खाली की जाए, वरना सारा सामान सड़क पर फेंक दिया जाएगा। पापा ने भी ये लिखा है कि धर्मशाला तैयार होने के बाद एक एक कमरा मेरे नालायक बेटे को किराए पर दे दिया जाए, अगर वो हर महीने का किराया ट्रस्ट में जमा कर सकते हो तो। ये सब सुनते ही तीनों लड़कों के होश उड़ गए। थोड़े दिन बाद ही राजीव की मृत्यु हो गई। उसके शरीर को एनाटॉमी विभाग के लोग ले गए। लड़कों को कोठी खाली करनी पड़ी। राजीव रेखा देवी धर्मशाला का निर्माण हुआ। उसकी ट्रस्टी बेटी को बनाया गया। राजीव के तीनों बेटे किराए के मकानों में आज भी भटक रहे हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।